पहला। दूसरा ये पर्पस ये है, आप इसको आप साथ कीजिए, ये जो यहाँ हम लोग सीख रहे हैं। फिर आप लोग हमारे पास पहले आपके आरक्षी अधीक्षक ने वहाँ पर एक ASTU बनाया है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, सभी जिलों में। जैसे बाला मैडम है, ये पहले किशनगंज में थी लेकिन अब बेगूसराय में चली गई। तो इस हिसाब से मेरा जो कागज़ बोलता है कि कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो ASTU जो कायम हुआ है, हो सकता है कि ऑफिसर के चले जाने से उसमें भिन्नता आ गई। तो मेरे लिए आज के दिन में जो ऑफिसर्स यहाँ ट्रेंड हो रहे हैं वो हमारे नोडल ऑफिसर और ASTU के प्रभारी रहेंगे, जिसकी सूचना IG साहब के द्वारा रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के पुलिस अधीक्षक को रिक्वेस्ट किया जाएगा। पहला बात ये, तो आप ये मान लीजिए कि यदि हमें कोई आवश्यकता हुई तो यू आर रिस्पॉन्सिबल और मैं आपको पकड़ूंगा, चाहे ASTU का फंक्शनिंग का हो, रेस्क्यू ऑफ चाइल्ड का हो या रेस्क्यू ऑफ जो इसमें लगे हुए हैं उसका हो। तो ये सारे जो वहाँ पर बनावट है, जो संरचना है ASTU की, उसके आप हुए नोडल ऑफिसर और यू आर द पर्सन इन चार्ज ऑफ ASTU। तो आपका हमारे पास मोबाइल नंबर है या सारे चीज़ हैं, ये आप समझ लीजिए। दूसरी बात ये है कि जब आप वापस जाएंगे तो आप यहाँ जो सीखे हैं ये आपका दायित्व होगा कि सभी स्टेशन हाउस ऑफिसर इंचार्ज को इसके बारे में आपको ट्रेनिंग देना है। तो इसीलिए काइंडली अभी से आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको सीख रहे हैं। आने वाले जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं, इस लेक्चर्स को किस तरह हम मानवीकरण के साथ कैसे इसको सीखें और उसी प्रकार इसको कैसे हम SHO में ट्रांसफ़र करें, ये आपका दायित्व होगा। आप जब वापस जाएंगे तो हमें आप डेट देंगे, SP कमजोर वर्ड यहाँ पर हैं, वो डेट देंगे कि आप किस तरह किस दिन सभी स्टेशन हाउस ऑफिसर का ट्रेनिंग आपने ऑर्गेनाइज किया है। तो उसका डेट देके फिर हम भी जान सकें CID में कि आपने इस तारीख को फला तारीख को 3 दिनों के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजन किए गए। उसके लिए यदि स्टेट से कोई आपको रिसोर्स पर्सन जो NGO से जुड़े हुए हैं, जो हमारे CID में ऑफिसर्स हैं, इसके लिए रिसोर्स पर्सन की ज़रूरत है तो हम लोग आपके साथ वहाँ पर रहेंगे। तो ये बात बहुत ही आपके दिमाग में होनी चाहिए कि दिस इज नॉट एन एंड, यू हैव टू फंक्शन, यू हैव टू गो बैक एंड इंस्टेड ऑफ रेड यू हैव टू रेस्क्यू। नाउ रिमूव द वर्ड रेड करके हम पकड़ लिए, नो, यू हैव टू रेस्क्यू दीज वुमेन हु आर अदरवाइज आर विक्टिम ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग। तो आप रेस्क्यू जब ऑपरेशन करेंगे तो ये आपका दायित्व है। उसके साथ साथ आप सांख्यिकी CID को भेजेंगे ताकि हम उसे भारत सरकार को भी भेज सकें। जैसा कि मैडम कल बता रही थी कि आप अच्छे 10 आदमी जो इसमें प्रखर रूप से काम करेंगे उसको रिवार्ड अवार्ड दिया जाएगा और उसकी गिनती और भी चीज़ों में होंगी। तो आप ये इस एक तो आप खुद काम करें इसमें और फिर इस जाके वापस SHO को इसका ट्रेनिंग दें। और जो आपके पास यूनिट बनेंगी, अभी हमारे पास 7 यूनिट के लिए रिसोर्स दिए गए हैं, जो गाड़ी है, कैमरा है और भी जो संसाधन जुटाए गए हैं। इसी तरह इस फाइनेंशियल ईयर में भी हम लोग चाहेंगे कि और दूसरों जिलों में आपके लीडरशिप में वो ASTU का गठन हो और वो प्रखर रूप से काम करे। सर इसके लिए धन्यवाद। अब आगे जो सर एक बात कहना चाहते हैं जी, तो जैसे वहाँ ट्रेनिंग के लिए जो जा रहे हैं हम लोग खड़े हैं, जब तक वहाँ के पुलिस अधीक्षक संबंधित जिला के उसकी एक चिट्ठी हम भेजने वाले हैं जिला के प्रमुख को, पुलिस प्रमुख को। लेकिन आप जाके ये बताएंगे, सभी आप जाके अपने अनुमंडल में नहीं रह जाएंगे। काइंडली गो एंड डिस्कस विथ योर SP कि सर मैं वहाँ पर गया था 3 दिवसीय कार्यशाला में, हमने ये चीज़ सीखा है और हमें ये डायरेक्शन मिला है कि हम 1 महीना के अंदर
आप जब भी तारीख तैयार करें, इस दिन में हमें 3 दिन का हमें करना है आयोजन, तो काइंडली इसको आप कीजिए। आप भी एसपी से, रेस्पेक्टिव एसपी से बिना झिझक का उनसे डिस्कस कीजिए, अदरवाइज वी आर सेंडिंग ऑल्सो अ लेटर टू देम। सर एक क्वेश्चन है, हम लोग रिसोर्स पर्सन के संग में जैसे आप स्टेट से बुला सकते हैं, तो सर हम लोग के पास में स्टेट से रिसोर्स पर्सन और जो काम करे उसमें इसको ताकि हम अपने कन्वेंस के अनुसार we will try to provide. Any more question? Thank you very much. Thank you, sir. बुकिंग के ऊपर, और वो एक ढांचा है जिसके ऊपर चाहे पुलिस हो, चाहे सोशल वेलफेयर हो या एनजीओ वर्क कर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में अभी तक 38 ज़िलों में 28 ज़िलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, ठीक है, और उसमें 2 एनजीओज नोटिफाइड हैं। तो आप ज़िले से भी, क्योंकि उस कमेटी में एसपी भी मेंबर हैं, तो आप लोग अपने ज़िले से भी वो 2 नोटिफाइड एनजीओ के साथ भी वर्क कर सकते हैं डायरेक्टली। और ये जैसे जो 4 एनजीओज हैं वो उसी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के 4 ज़िलों के हैं। हाँ, वो मधेपुरा में। हाँ, उसका लिस्ट मेरे ख्याल से आपको रेड बुक मिली है ना, उसमें सारी चीज़ें हैं। हाँ, मेरे ख्याल से है, और नहीं है तो मैं कल प्रोवाइड करा दूँगी, कल करा दूँगी वो लिस्ट। ठीक है, समस्या के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष पर एक मिनट। तो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष होता क्या है किसी भी समस्या का? मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष क्या होता है? कल आप जब यहाँ आए, सभी लोग पधारे यहाँ, तो हमने आपका स्वागत किया। आपने इस कमरे में बहुत सारी चीजें देखी होंगी। ये बैनर देखा, पढ़ा किसी ने? क्या पाया? और अपराध अन्वेषण विभाग, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, सेव द चिल्ड्रन एंड डेट सेक्टर, अनुसंधान अन्वेषण ही ठीक है, पुलिस में अन्वेषण कभी भी क्या कमी है? 3 दिवसीय होता तो 3 दिवसीय तो 3 दिवसीय भी हिंदी में शुद्ध माना जाएगा। कमी क्या है? सर एक कार्यशाला लिखा हुआ है, ये अलग अलग नहीं। ये क्या है? क्या कोई भी सदस्य ऐसे हैं हमारे प्रतिभागी जिनको हिंदी का ज्ञान नहीं है? यहाँ है कोई, या जो हिंदी देवनागरी लिपि में पढ़ नहीं सकते हैं? सभी लोग पढ़ सकते हैं, सभी लोगों का ज्ञान है। फिर ये कार्यशाला किसी ने टाइप क्यों किया? किसी कार्यशाला किसी ने उसको उसी रूप में लगा क्यों दिया? शुद्धिकरण क्यों नहीं किया? और आप लोगों में से किसी ने इस पर ध्यान आकृष्ट क्यों नहीं किया? ऑब्जेक्टिव वो नहीं था कि इसकी त्रुटि वो खोजा जाए। ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि त्रुटि को खोजा जाए। त्रुटि खोजना और अपने आप को पूर्णतम शुद्ध रूप में प्रस्तुत करना, ये आपकी कार्यशाला है, ठीक है? आप सभी इसके प्रतिभागी हैं। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसके पहले जो आयोजित किया जा रहा है वो पुलिस का कार्यक्रम है। आप सभी पुलिस अधिकारी हैं। समाज कल्याण का कार्यक्रम है, शासन का कार्यक्रम है, हमारे एपीओ साहब लोग बैठे हुए हैं, आप सभी लोग बैठे हुए हैं। तो क्या है, उसको आप अपना कार्यक्रम नहीं समझ के चल रहे। एक मनोवैज्ञानिक दूरी जो थी उसमें, ज्ञान सभी को है, कानून की सारी किताबें आपने, इतने बड़े बड़े सेक्शन, अब आप आईपीसी का कोई सेक्शन मानवेंद्र दा हम लोगों को बता रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स को, जो कि राजपत्रित अधिकारी हैं, आप लोगों में से आईजी, और उस समय एडीजी के रूप में आप रिटायर करेंगे। जो प्रमोशन की संभावनाएं बढ़ रही हैं, आप जितने भी सीधे नियुक्त डीएसपी लोग हैं, तो सारे लोग एडीजी के रूप में सेवानिवृत्त होंगे। ऐसी मेरी शुभकामना भी आप लोगों के साथ। लेकिन आपको आईपीसी के सेक्शंस, दूसरे अधिनियमों के सेक्शंस, धाराएं दूसरे लोग बता रहे हैं। क्यों? एकाग्रता में कमी। आप में से किसी ने भी हमको ये नहीं बताया कि सर आप हिंदी तो बोल रहे हैं बहुत बढ़िया,
लेकिन कार्यशाला यहाँ किए हुए हैं। ये जानबूझ के हमने किया था, हमारे पास 2 बार लाया गया प्रूफ, दोनों बार हमने करेक्ट किया और दोनों बार फिर वही गलती आ गई। तो हमने एक अपना सेशन मनोवैज्ञानिक पक्ष पर ही रखा और ये दिखाने के लिए आपको कि आपने उस पर ध्यान अपना नहीं दिया, लोगों का ध्यान आकृष्ट नहीं करेगा। तो पूरा समाज जो इस समय है, हमारा समाज पूरे विश्व व्यापी व्यवस्था के संदर्भ में अगर देखें और भारत के संदर्भ में भी देखें तो समस्याग्रस्त है, रोगग्रस्त है। अगर अधिनियमों की बात करें तो ये एक सामान्य सामाजिक सिद्धांत है और मनोवैज्ञानिक भी कि जिस राज्य में अधिनियम कानून कम से कम होते हैं उस राज्य के नागरिक सर्वाधिक स्वस्थ होते हैं, सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं और सर्वाधिक नागरिक अधिकारों से संयुक्त होते हैं। हमारे यहाँ भारत में और पूरे विश्व में अधिनियमों की संख्या बढ़ रही है ना। अब आपको प्रदूषित पानी नहीं मिले इसके लिए अधिनियम, प्रदूषित खाद्य सामग्री नहीं मिले इसके लिए अधिनियम, पूरा जीवन संकटापन्न है पूरे समाज का। तो क्यों? तो अनुशासित हम लोग नहीं है। समाज को अगर एक शरीर मान लिया जाए, पूरे समाज को एक शरीर माना जाए तो उसकी रोग निरोधक प्रणाली क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स, नाम सुना होगा आपने? श्वेत नाम सुना है? बटन सेल्स सुना है आपने? द पावर, नोबेल प्राइज विनर थे, नोबेल पुरस्कार विजेता। पावर नाम की एक पुस्तक, द पावर नाम की पुस्तक लिखी। उन्होंने कहा शक्ति की महत्वाकांक्षा ही पूरे समाज को संचालित कर रही है। हम आप क्या कर रहे हैं? हम आप डीएसपी आईपीएस और उसके बाद की आगे की संभावना आईपीएस छोड़ के उसके बाद चुनाव लड़ना, उसके बाद चुनाव लड़ने के बाद तड़पते रहना कि कैसे मंत्री हो जाए, फिर उसके बाद आगे की यात्रा। तो ये सारी चीजें क्या है? वो शक्ति की महत्वाकांक्षा, शक्ति प्राप्त करने की अभीप्सा के कारण सृष्टि की या समाज की सारी गतिविधियां चल रही। इसको बर्ट्रैंड रसेल ने कहा, पावर को उसने बताया। फ्रायड आए जिन्होंने पावर और पूंजी के पूर्व जो मनुष्य का मन उसका प्रेरक का काम करता है, पावर और पूंजी के प्रति प्रेरित करता है, मनुष्य के मन के विश्लेषण पर फ्रायड ने ध्यान दिया। ये सारी चीजें जो कुछ भी हो रही हैं, वो शुभ हो रही हैं, अशुभ हो रही हैं, वो सब मनुष्य के मन के कारण हो रही हैं। तो मन के कितने विभाग किए फ्रायड ने? तो क्या क्या? अब फॉरवर्ड मन के कितने विभाग किए फ्रायड ने? बहुत सामान्य सी बातें। देखिए, हम आपसे ये अनुरोध करेंगे, 1 मिनट इस बीच में हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि प्रतिदिन कुछ समय अध्ययन के लिए आप निकालिए। 1 घंटा कम से कम अपनी चेतना को विकसित करने के लिए निकालिए, नहीं खत्म हो जाएगा पूरा। 10-15 साल के बाद सिर्फ यही रह जाएगा मिथ्याभिमान। और उसके बाद बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, एक पहले सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन, सबने देखा है किसी ने? हाँ, उसमें बिहार पुलिस का एक रिटायर्ड हवलदार था। वो किसकी कहानी बताता था? लखना डकैत की। हर एपिसोड में लखना डकैत की एक कहानी वो बताने लगे कि जब मैं वहाँ बेतिया के फलाने थाना में पोस्टेड था तो उस समय थानाध्यक्ष फलाने थे और लखना डकैत वहाँ था, ऐसे फिर हमने गए रेड करने के लिए, घोड़ा पर ऐसे चढ़ के भागा लखना डकैत। तो ये पुलिस ऑफिसर्स अगर आप देखिएगा, लोगों से मिलिएगा, तो वो न साहित्य की बात करेंगे, न कला की बात करेंगे, न विज्ञान की बात करेंगे, क्योंकि किसी सारे लोग पढ़ना बंद कर देते हैं। आए यहाँ सर लोग करने लगे और सब चकरा गया उनका पूरा, जब तो एकदम सर हो गए। तो ये सर की सरसराहट में जो आपकी सारी वाणी शांत हो जाती है, बुद्धि एकदम कुंद हो जाती है, उसको नहीं खत्म नहीं करने देना। खत्म समय है, हमारे पास समय है। हम पूरा सारा समय दे के अभी जितना भी है सरकारी समय देने के बाद भी हमको 3 घंटे मिल जाते हैं संगीत का अभ्यास करने के लिए और लिखने का अभ्यास करने के लिए। समय है सबके पास। अगर आप क्लबों में नहीं जाइएगा, अतिरिक्त समय होटलों में पार्टियों में नहीं बिताइएगा, तो आपके पास पूरा समय है। मिनिमम 2 घंटे अपने लिए निकालिए। खैर, फ्रायड ने कहा कि अवचेतन, अचेतन, चेतन, मन के 3 विभाग जो हैं
इन विभागों में एक अंतर संबंध है। जो भी आप इंद्रियों के माध्यम से चेतन स्तर पर अनुभव कर रहे हैं वो एक इंफॉर्मेशन के रूप में आपका अवचेतन में जा रहा है और अवचेतन से वो ट्रांसफर हो जाता है अचेतन में। तो जब आप अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं चेतन अवस्था में, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी सुन रहे हैं, जो कुछ भी स्पर्श कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सारा टेम्पररी इंटरनेट फाइल बन रही है। कंप्यूटर कितने लोग प्रयोग करते हैं? बहुत कम लोग हैं। सब लोग प्रयोग करिए, बिना कंप्यूटर के आगे चल नहीं पाइए। आपको पूरा पुलिस विभाग संभालना है आगे चल। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी आप इंटरनेट का प्रयोग करिएगा तो बहुत सारी टेम्पररी फाइल्स बन जाती हैं, वो आपके कंप्यूटर को स्लो करने लगती हैं। तो उसमें डिस्क क्लीनअप का एक सिस्टम है, रन का एक सिस्टम है। रन का सिस्टम का प्रयोग किया है आप लोगों ने, कभी आपने किया है? डिस्क क्लीनअप नहीं करिएगा तो बहुत सारी टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स और बहुत सारे इस तरह के आपके कूड़ा करकट आपके कंप्यूटर में भरे रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, कंप्यूटर पूरा स्लो हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर पूरी तरह से स्लो हो जाएगा, क्योंकि टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स जो बन रही है दृष्टि देखने से, सुनने से, स्पर्श करने से, उनको डिलीट हम नहीं कर रहे। तो फ्राइड ने ये बताया कि मन जो कुछ भी रिसीव कर रहा है वो सब संग्रहित हो रहा है और उसको उसने कहा कि एक प्रक्रिया के माध्यम से उस जो कॉम्प्लेक्स के रूप में आपके मन में वासनाएं हैं, उनका जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उनको रिलीज करना, उनको मुक्त करना। तो मन के आधार पर मन को उसने प्रमुख तत्व बताया फ्राइड ने। अब देखिए, काम और क्रोध। काम का तो मैंने बताया कि कैसे ये सारे अपराध होते हैं। क्रोध का देखिए, आपके मन में क्रोध आया, किसी को आपने गाली दे दिया, किसी ने किसी को गाली दे दिया। क्रोध नामक मनोभाव जो है वो उसको प्रभावित कर रहा है, उसके आचरण को। गाली देने के बाद अगर किसी को और गुस्सा आया तो सेक्शन कैसे बदलना है आईपीसी के? क्रोध नामक मनोविकार से थप्पड़ लगा दिया एक तो कितना, कौन सा सेक्शन? 323। थोड़ा सा और इंटेंसिफाई हुआ उसका क्रोध, तो क्या करेगा? उठाएगा एक लाठी, हार्ड ब्लंट वेपन। आप लोगों ने बहुत सारा अपना लिखा होगा कि किस चीज की इंजरी है। उठाया, एक लाठी मार दिया, 324। और जब उसने विवेक का भी प्रयोग किया और खतरनाक रूप से उसका क्रोध इंटेंसिफाई हुआ तो क्या हुआ कि वो धारदार हथियार खोजेगा, धारदार हथियार खोजा और उससे मारा। क्या हुआ? 324 में सर साफ कटिंग 325, 326, उसके बाद सारा सेक्शन अपना आता जाएगा और फिर उसके बाद कहेगा आप जान ही मार देंगे तुम्हारा। इस ढंग से मारा और इस अंग पर मारने की कोशिश की कि हत्या कर दे, हत्या के आशय से। तो वो क्रोध इंटेंसिफाई, घनीभूत होता जा रहा है उसमें। जो घनीभूत पीड़ा थी अंतर में स्मृति सी छाई, वो आज दुर्दिन में आंसू बनकर वो आज बरसने आए। जयशंकर प्रसाद का तो मनोविज्ञान कैसे काम कर रहा है, मनोविज्ञान के आधार पर ही कैसे ये भौतिक निर्णय आपके हो रहे हैं। वो क्रोध उस क्रोध का इंटेंसिफिकेशन होता गया और उसके बाद 307 की धारा लग गई। उसके बाद अगर उसको अवसर मिल गया तो 302 से कर दिया। ये काम और क्रोध, लोभ और मोह नामक विकार से ये सारा संगठित अपराध है। वो मानव व्यापार का संगठित अपराध हो या जो हमारे राजा और महाराजा लोग दिल्ली में बैठ के कर रहे हैं, घोटाले का हो, वो सारा लोभ और मोह पर आ जाए। तो अब देखिए, इन मनोविकारों को रोकने की प्रणाली क्या है बताइए। ये मनोविकार तो हैं। आप में से आपने कभी सोचा है, जब ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था तो आपने कभी सोचा कि आपने कभी बलात्कार क्यों नहीं करने की कोशिश की? कभी सोचा? जैसे मैंने बताया कि मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ, बहुत लॉजिकल ढंग से नहीं लेता हूँ, उसके हमारे अपने तर्क हैं। उस तर्क पर मैं कभी दूसरे सेशन में आपको बताऊंगा
आप ये बताइए कि आप में से किसी ने आज तक बलात्कार की कोशिश क्यों नहीं की? लोग लाए, हाँ, लोग लाए, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? अच्छा, और समाज क्या कहेंगे? वेतन का मेंटली सेटिस्फैक्शन। अच्छा, आप क्या बता रहे थे मोहन? इस तरह की मानसिकता ही नहीं उत्पन्न हुई मन में। आप एनजीओ क्यों कोशिश नहीं किया? सामाजिक डर कि हम समाज में रहते, समाज के संरक्षण की, अगर हम संरक्षण के लिए काम करते तो फिर ये वाला काम हमने क्या कर सकते? अपनी नैतिकता और परिवार नहीं, हंसने की बात नहीं, हंसने की बात नहीं, पार्टिसिपेट करिए ना, हम समझाना चाहते हैं। एक धार्मिक डर भी है, ये गलत है, ये नहीं करना। अनैतिक कार्य सबसे बड़ी बात सर, हम अल्लाह से डरते हैं। हाँ, हम अल्लाह से डरते हैं, इसलिए कौन आप कंट्रोल है, कंट्रोल। सर्वोत्कृष्ट उत्तर जो होना चाहिए, एक शुद्ध मनुष्य का उत्तर जो होना चाहिए, आपका क्या नाम है? समाज। हाँ, क्या? कैलाश प्रसाद। कैलाश प्रसाद ने सर्वोत्कृष्ट उत्तर दिया। भय के कारण अगर आप कोई अपराध नहीं कर रहे, जैसे अगर मैं भय के कारण रिश्वत नहीं ले रहा हूँ तो बुढ़ापे में मैं पछताऊंगा, क्योंकि बुढ़ापे में मुझे लगेगा तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास ज्यादा पैसे हों मुझसे, ठीक है। लेकिन सर्वोत्कृष्ट उत्तर यह है कि बिना किसी भय के एक ऐसी शुद्ध भावना है, जैसे आपने भी कहा, वो एक महत्वपूर्ण आपका है। उसके बाद ये आता है, अब एक तो है कि मनुष्य की मनोरचना इस तरह की है कि वो किसी दूसरे मनुष्य के अधिकारों में, अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। रेप क्या है, आपने सभी परिभाषा जानते होंगे, किसी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ संबंध स्थापित करना। इच्छा के अनुसार हो रहा है तो अब इच्छा भी किसी विशेष दबाव में या अज्ञात दबाव में, जिसको कि विजिबल नहीं है, जो दृश्य नहीं है, उस दबाव में वो इच्छा पैदा की गई अगर, तो भी वो बलात्कार की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन आपको एक मनुष्य के रूप में किसी दूसरे मनुष्य के किसी भी अधिकार क्षेत्र में, वो देह का अधिकार हो, उसके मन का अधिकार हो, उसके संपत्ति का अधिकार हो, उसमें हस्तक्षेप करने की इच्छा ही नहीं हो रही। ये सर्वोत्कृष्ट मनुष्य की स्थिति। अब इसकी इच्छा के लिए इस पर बहुत सारे अध्ययन किए गए हैं, और जब ऐसी इच्छाएं बढ़ती हैं मन के क्षेत्र में, मन के विश्व में विधि व्यवस्था की समस्या पैदा होती है, जब तब पैगंबर साहब, तब ईश्वर कहते हैं कि अब आवश्यकता है पूरी दुनिया को, और तब जीसस क्राइस्ट, भगवान तो कृष्ण स्वयं साक्षात आए थे, उसके बाद रसूल अल्लाह अवतरित हुए। कुरान कितने लोगों ने पढ़ा, तिलावत कितने लोगों ने किए, मुस्लिम कितने हैं? आगे हैं। अफजल दुआ क्या है? अफजल दुआ कुरान में, कुरान की एक दुआ है जिसको अफजल दुआ कहा जाता है, सर्वोत्कृष्ट प्रार्थना, स्तुति। सूर्य फातिहा है। सूर्य फातिहा में एक दुआ है। सूर्य फातिहा में तो 7 आयतें हैं ना जी, तो 7 आयतों में एक आयत है जो अफजल दुआ कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें अल्लाह के लिए। आपको भी नहीं मालूम, सारी तारीफें अल्लाह के लिए जो सारे जहान का रब, जो सारे कायनात का मालिक है, जिसने सारे कायनात को बनाया, दुनिया को बनाया। सजदा अल्लाह के अलावा दूसरे के सामने नहीं। कुरान का सर्वोत्कृष्ट जो तत्व है वो ये है कि किसी दूसरे के सामने सजदा नहीं करना है। और हम लोग प्रतिदिन ट्रांसफर के लिए, पोस्टिंग के लिए, बाकी चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों के लिए सजदा करते हैं। देखिए चार चीज़ें जो कुरान में बताई गई। मैं आपको मनोवैज्ञानिक पक्ष बता रहा हूँ। आत्मनियंत्रण, जैसे आपने कहा ना आत्मनियंत्रण, तो आत्मनियंत्रण की स्थिति कैसे उत्पन्न हो सकती है समाज में, मनुष्य में, क्योंकि आप हर व्यक्ति के पीछे पुलिस नहीं लगाई, ये सारे कानून बन रहे हैं, उसके बाद भी ये सारे अपराध और संगठित रूप में होते जा रहे हैं, क्योंकि जितने ही कानून बनेंगे, अगर कानून का पालन कराने वाला मुंह और लोभ से ग्रस्त है
भ्रष्टाचारी है तो वो उसी को माध्यम बनाएगा धनार्जन, उसी कानून का, उसी सेक्शन का प्रयोग करेगा वो धन संपत्ति अर्जित करने के लिए, उन्हीं ट्रैफिकर्स को। आप उसको कैसे लोभ और मोह से मुक्त करेंगे? पुलिस डिपार्टमेंट को, बाकी लोगों को। तो ये षड विकार जो है, इनसे मुक्त करने की बातें हमारे धर्म ग्रंथों में। अब मैं ऐसे पक्ष पर आ रहा हूँ, मैंने मैडम से भी कहा कि कुरान शरीफ में जो आयतें मानव व्यापार का निरोध करती है, भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में जो श्लोक मानव व्यापार का निषेध करते हैं, मैं संकलन करके देने जा रहा हूँ, वो संकलन की जाए, उस माध्यम से उसको कोर्स में डाला जाए, पाठ्यक्रम में डाला जाए। जैसे संस्कृत, अगर आपने देखा हो प्राइमरी स्कूलों में, आपने देखा हो संस्कृत के बहुत सारे श्लोक होते हैं ना कोर्स में। क्यों? क्योंकि आप देख नहीं सकते। फिर कहा गया गैब में ईमान लाओ। गैब मतलब और गैब आपने पढ़ा नहीं है सर? गैब मतलब अतीन्द्रिय जगत, जो आपकी इंद्रियों के पार का जगत है, जिसको आप इंद्रियों के माध्यम से देख नहीं सकते हैं, तो अब उसका अस्तित्व तो है लेकिन आप देख नहीं सकते हैं, तो उस पर ईमान लाइए, विश्वास करिए कि एक अतीन्द्रिय जगत है। क्या बालक? गैब पर ईमान लो। उसके बाद कुरान शरीफ पर ईमान लो। कुरान शरीफ में जो बातें कही गई, जो उपदेश दिए गए, वो ईश्वर के वचन है, इस पर विश्वास लाओ, विश्वास करो। रसूल अल्लाह पर ईमान लाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, उन पर ईमान लाओ कि वो ईश्वर के देवदूत थे। और अंतिम कयामत के दिन पर एक दिन महाप्रलय का दिन होगा, जिस दिन ईश्वर हमारे कर्मों के आधार पर जजमेंट देगा, न्याय निर्णय करेगा। ये सारे जजमेंट्स जो है ना, वो मैनेज करके जो लोग अपना जजमेंट अपने पक्ष में करा रहे हैं इस दुनिया में, वो सब फेल कर जाएंगे। तो कयामत के दिन पर ईमान लाओ। यही बातें हिंदू धर्म में, यही बातें जीसस क्राइस्ट ने अपने वक्तव्यों में कही। अगर इन बातों को हम प्रतिदिन इन पर चिंतन करें और इस पर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को चिंतन कराने की प्रक्रिया विकसित करें, ऐसी सामाजिक प्रक्रिया, ऐसी शिक्षा प्रणाली कि उसको विश्वास हो जाए कि एक ईश्वर है, उसको विश्वास हो जाए कि कयामत का दिन आएगा। तो दुष्कर्म से लोग, इंटरनल पुलिसिंग सिस्टम, ये आंतरिक पुलिस प्रणाली, वो कभी भ्रष्ट नहीं होगी। तो आंतरिक पुलिस प्रणाली अगर आपने विकसित कर लिया तो आंतरिक पुलिस प्रणाली कभी भ्रष्ट नहीं होगी। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षा की बातें, मनोवैज्ञानिक पक्ष, इसका कभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षा का बजट हमारा कितना है? कितना प्रतिशत भारत सरकार शिक्षा के बजट में खर्च करती है अपने पूरे जीडीपी का? आप बताइए। 2.5% था, 6.5% ना, 6%, अभी 6%, 6.5% हुआ है। वर्तमान जो बजट हमारा आया था, नया बजट, उसमें 6.5% हुआ। सोवियत यूनियन में जब क्रांति हुई 1917 में, सोवियत क्रांति, महान सोवियत क्रांति, उसके बाद लगातार 5 पंचवर्षीय योजनाओं तक शिक्षा पर बजट उनका जो था वो 25% था। पूरी दुनिया को उन्होंने, आधी दुनिया को लाल जो कर दिया 1917 से लेकर 1950 तक, आधी दुनिया जो लाल हो गई, वो शिक्षा पर बजट में 25% जो उन्होंने खर्च किया 5 पंचवर्षीय योजनाओं तक, इसलिए वो आधी दुनिया लाल कर सके। लेकिन ईश्वर उनके पास नहीं था, इसलिए वो आधी दुनिया जो लाल थी वो फिर हरी हो गई। तो शिक्षा पर हमारा बजट बढ़े और उसके माध्यम से स्कूलों में दलित, ओबीसी, जितने भी हमारे ट्रैफिकिंग के शिकार हो रहे हैं, वो मूलतः गरीब बच्चे बच्चियां ही हो रहे हैं। हमने आपको बताया कि जो न्यूनतम मजदूरी अगर किसी घर में आप सुनिश्चित करा दीजिए, हर मजदूर को न्यूनतम मजदूरी मिले, तो निश्चित रूप से उसके घर में 400-500 रुपए आ जाएंगे और वो अपने बच्चों को बाल मजदूरी के लिए विवश नहीं करेगा। तो ट्रैफिकिंग के जो समग्र रूप से उसके समग्र समाधान है, उस पर विचार करना होगा, अन्यथा ये प्रक्रियाएं चलेंगी
जितने भी अधिनियम बनेंगे उसका भी दुरुपयोग होगा। अब देखिए अधिनियम का दुरुपयोग कैसे होता है। हम अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार के मामलों को देख रहे हैं। हमने जब वहाँ योगदान किया तो 500 पिटिशंस पेंडिंग थे। अनुसूचित जाति के लोगों के 500 पिटिशंस, जिनमें बाकायदे ट्रांसजेबल ऑफेंस का उन्होंने संसूचना दे रखी थी पुलिस ने, और वो 2 साल से पेंडिंग थे। और उनमें 6 महीना पहले से लगभग 100 पिटिशंस में ये जांच प्रतिवेदन आ चुका था कि इसमें FIR किया जाना चाहिए। अब वहाँ हो क्या रहा, बहुत पवित्र एक्ट है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बना, बहुत पवित्र भाव के साथ बना, लेकिन उसका हो क्या रहा होगा। शिकायत अगर पुलिस के पास आ गई तो फिर क्या होता है, पुलिस तो कार्रवाई करती है। तो कार्रवाई चल रही थी, तो क्या कार्रवाई चल रही थी, जो पीड़ित है उसको कोई फायदा हो रहा है, फायदा किसको हो रहा, हाँ इसको क्या फायदा उस पर कार्रवाई नहीं हो रही तो कोई नहीं फायदा हो रहा। हाँ तो कार्रवाई नहीं हो रही है, ये क्या कोई अदृश्य शक्ति हस्तक्षेप कर रही थी, कौन सी शक्ति थी जो कार्रवाई रोके हुए थे। हाँ सीधे बोलिए ना, सीधे बोलिए, एकदम टेप हो रहा है। तो मेरे पास प्रमाण है 500 पिटिशंस पेंडिंग थे। लोग इसके अंदर मशीनरी का नाम, इसलिए अधिनियम सिर्फ अधिनियम का निर्माण नहीं बचा सकता जब तक हमारी रोग निरोधक प्रणाली जो पुलिस प्रणाली है वो अपने को शुद्ध इंटरनल पुलिसिंग सिस्टम से शुद्ध नहीं हो। अब इसके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष पर जो आपके ये प्रसंग है, इसको आप ध्यान से मेरे ख्याल से सुनेंगे। मैंने जो बातें बताई कि मस्तिष्क का शुद्धिकरण, मनुष्य का मानवीकरण, वो कैसे हो, क्या उपाय हो सकता है, आप बताइए कैसे किया जाए। पुलिस को भ्रष्टाचार अगर मुक्त कर दिया जाए तो 75% अपराध पूरे दुनिया से रुक सकता है, भारत से कम रुक सकता है। बताइए सामाजिक धार्मिक नैतिक पहलू है। जब तक इन विद्रोह को अपने मन से कोई नहीं निकाल पाता, तब तक उसको अगर इंसेंटिव भी दिया जाए तो भी नहीं रोक सकता। अगर आज हमारी तनख्वाह 40,000 है, उसको 80,000 कर दिया जाए, और हमारे मन में जो लालच लोग हैं इसको अगर हम सेल्फ रेस्टेड कॉन्टेंट नहीं कर सकते तो 80,000 में 1 लाख हो जाए तो उनको सब नहीं पड़ता। कैसे करेंगे, आप लोग लीडर्स हैं। जी, ये जो ट्रेनिंग का कार्यक्रम चल रहा है अभी स्टेट रिकॉर्ड में चल रहा है, कल डिस्ट्रिक्ट में चलेंगे, इसको हम और भी चले जाएंगे, थानों में ले जाएंगे, पंचायतों में ले जाएंगे। कौन सा कार्यक्रम ले जाएंगे, ये अधिनियम पढ़ाने वाला कार्यक्रम, अधिनियम तो सारे लोग पढ़ रहे हैं। अधिनियम की बात नहीं है, पुलिस का सर सबसे जो बेसिक ये है वो ये देखना है कि पुलिस की ट्रेनिंग है, IPS और ऊपर अकेडमी की नहीं, तो स्टेट लेवल पर जो अकेडमी या पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है उसकी ट्रेनिंग किस स्तर की है, तो उसी 1857 के बनाए हुए प्रणाली से है। क्या किया क्या जाए, क्या जैसे सर नैतिकता 9 महीने की ट्रेनिंग है सर नैतिकता और नैतिकता को प्राथमिकता दिया जाए। अगर ऐसे लोग हैं तो उनको प्रोत्साहित किया जाए। 9 महीने की ट्रेनिंग है सर, उसमें जानते कौन है, जो सब इंस्पेक्टर सबसे ज्यादा SP की नजर रांची के सदर थाना क्षेत्र में उसकी बहुत विशाल अट्टालिका है। ऑफिसर से नाम मत लीजिए, भारतीय गौरव ने करवाया था, दूसरा आदमी नाम मत लीजिए। तो उसका अभ्यास ये था कि आदिवासी बच्चियों को 14-15 साल की बच्चियां नौकरी के लिए उसके यहाँ लाई जाती थी और उनके साथ वो उसका बलात्संग होता था। तो हम गए तो हम योगदान हमने किया था, वहाँ नया सूचना मिली तो हम तुरंत वहाँ पहुँचे। वो लड़की भी थी एकदम 14-15 साल की, उस व्यक्ति की उम्र 35 से 40 के बीच रही होगी उस समय। तो 2 महीना हमको योगदान किए हुए हुआ। मैं पहुंचा, सिविल ड्रेस में ही गया क्योंकि पुलिस की गाड़ी देखते हुए उस घर में प्रवेश करने का सिस्टम ऐसा था कि पुलिस की गाड़ी अगर कोई देखता तो भाग सकता था। तो मैं पहुंचा उसके रूम में, एकदम जहाँ वो घटना घटित हुई थी, सारे एविडेंस भौतिक साक्ष्य जो होते हैं वो उपलब्ध है। मैं आपको बता रहा हूँ
ये कोई कानून के प्रशिक्षण से कुछ समाधान नहीं होने वाला है। जितने लोग भाषण देते हैं आने वाले पुलिस अफसरों को भी आपने बोले, पुलिस अधिकारियों को भी भाषण देते हुए सुना होगा, आप भी किसी को भाषण देंगे, जब तक आप उस विशिष्ट प्रकरण में उज्ज्वलता नहीं है आप में, तब तक आपकी बात की कोई नहीं सुनेगा और ये औपचारिक मीटिंग मात्र करेगा। तो मनोवैज्ञानिक पक्ष में बता रहा हूँ, क्योंकि मन आपका स्वीकार नहीं करेगा ना। अगर हम रिसर्च लेकर इसमें से किसी का पोस्टिंग किए रहे होंगे तो हमारी बात हम ला के यहाँ भाषण दे देंगे, कोई हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस बात को आप समझिए, मन कैसे काम करता है, मन कैसे स्वीकार करता है। भगवान बुद्ध जा रहे थे, अंगुलीमाल ने खड्ग उठाया, कहा कि ठहर जा, मारने के लिए बढ़ा। एकमात्र करुणापूर्ण दृष्टिपात उन्होंने किया अंगुलीमाल पर, अरे मैं तो ठहर ही गया, तू भी तो ठहर गया, बस। बुद्ध का इतना ही कहना था कि उसका खड्ग गिर पड़ा, वो चरणों में गिर पड़ा। अंगुलीमाल जिसने भी 99 लोगों की हत्या जिसने कर दिया था उसने। तो प्रश्न ये नहीं है कि प्रशिक्षण के बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, प्रश्न ये है कि जो बोलने वाला है, वक्ता है, वो उस फील्ड में। मैं 4 बजे भोर में नहीं उठता हूँ, किसी को नहीं कहता हूँ कि आप 4 बजे भोर में उठिए, 5 बजे सुबह उठिए। मेरी आदत है रात में पढ़ने की, लिखने की, तो मैं 7-8 तक उठता हूँ, तो मैं उस बात को कभी नहीं कहता हूँ। प्रश्न वहीं आके रुकता है। मैंने रेट किया, उसके यहाँ गए, सारा एविडेंस भौतिक उपलब्ध, साक्ष्य उपलब्ध थे। बलात्कार के उस लड़की को मैंने देखा बहुत ही दर्दनाक अवस्था में, फिर उसका मैंने बयान लिया। उस आदमी ने मुझसे कहा कि सर छोड़ दीजिए, बहुत बेइज्जत हो जाएंगे। कौन है आप? पहले तो परिचय ही हमारा नहीं था, उसके बाद जो पुलिस वाले वर्दी में थे वो लोग भी आ गए हमारे साथ के। नहीं तो हो सकता है वहाँ हमला भी नहीं कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। तो हमने कहा कि मेरा नाम अर्जुन पांडे, ASP में आता, फिर सब छोड़ दीजिए, जो करिए मतलब मुद्रा जो भी चाहिए आपको हम देने के लिए तैयार हैं। पूरा कितना दोगे? तो उसने कुछ राशि भी बताई। हम कहा साले इतना कम कीमत लगा रहे हो अर्जुन पांडे का, देखो अगर आज हमने तुमको छोड़ दिया तो इसके पहले और इसके बाद मैं जानता हूं कि सारे पुलिस वाले तुमको छोड़ते ही जाएंगे। तुम छूटते ही आए हो इसलिए ये कर रहे हो है विषय काम। तो इस बार अगर हमने तुमको छोड़ दिया तो तुमको पुलिस क्या है इसका पता ही नहीं चलेगा। तो उसके बाद अब क्या हमने कहा, क्या किया और कैसे उसको जेल भेजा गया, क्या किया गया, ये सारी बातें आप लोग समझ सकते हैं। उस स्थिति में उससे कौन बचाएगा? उससे वही कयामत के दिन का भय बचाएगा। पहली बात, अगर बहुत वो हुआ और आपको अगर धन से ज़्यादा यश में आसक्ति हो जाए तो वो भी एक आपके रक्षा का कारण बन सकता है, आपके अपने व्यक्तित्व की रक्षा का। अभी एक सर्वेक्षण हुआ कनाडा में अन्य गुणों से, तो ये बात भी समझने समझाने की जरूरत है कि पैसे कमाने से आप दूसरों को आकर्षित नहीं कर सकते। यही ट्रैफिकिंग कर सकते हैं। ये सारे लोग ट्रैफिकिंग करने वाले ही लोग हैं जो पैसे कमाकर समझते हैं कि हम आकर्षित करेंगे लोगों को। हिटलर के बारे में मैं मनोविज्ञान पर भी आपसे बात कर रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने आप को समझिए खुद को। टाइम हो गया कितना? 3 मिनट अंतिम आपको बताता हूँ। हिटलर के बारे में अध्ययन हुआ, बाद में मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन क्या किया, उसने किया ऐसा इतना भयानक विनाश के लिए उसने संरचना, सामाजिक और राजनीतिक संरचना क्यों की? पूरी दुनिया को मूर्ख बना के 1 सितंबर 1939 को अखबार में निकलता है जर्मनी इन्वेड्स पोलैंड। याद है? प्रथम महायुद्ध का प्रारंभ 1 सितंबर 1939 को हुआ, जर्मनी इन्वेड्स पोलैंड। और 1942 तक आते आते जो लोग अपने को तटस्थ समझ रहे थे उन सब को युद्ध की आग में झोंक दिया हिटलर। तो तटस्थ कोई भी नहीं समझे अपने आप। हिटलर के बारे में अध्ययन हुआ तो उसको बताया गया कि यूरोफीलिया का वो रोगी, एक मनोरोग है यूरोफीलिया। यूरोफीलिया का रोगी एक अतृप्त व्यक्ति होता है जिसे सुंदर स्त्रियों के प्रति आकर्षण होता है और उसमें वो उसको अतृप्ति रहती है। और वो अतृप्ति उसकी शक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा में बदलती जाती है। और जब शक्ति प्राप्त वो कर लेता है तो फिर वो ऐसे महाविनाश की कल्पना करता है जिसमें सारी दुनिया में पर वो उसकी विजय हो जाए और वो सर्वोच्च शिखर पर बैठ जाए, सत्ता के शिखर पर। और उसके कारण, उसी के कारण
ये भी ट्रैफिकिंग ही है, मानव व्यापार ही है। उसी सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए होने के कारण सारी स्त्रियां, खूबसूरत स्त्रियां उसके प्रति आकर्षित। हिटलर का एक मनोरोग जो था, अगर मन को नियंत्रित नहीं किया गया तो ये सारे अपराध मन के आधार पर ही हो रहे हैं। मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हिटलर का एक मनोरोग पूरे विश्व को महायुद्ध की आग में ले गया, 5 करोड़ लोग मारे गए। उसी तरह से 1984 में रोनाल्ड रेगन का नाम सुना है आप लोगों ने? कौन थे? स्टार वार्स की कल्पना किसने की थी? हाँ, रोनाल्ड रेगन। तो स्टार वार्स की उन्होंने कल्पना की कि हम लोग आकाशय में लड़ लेंगे और आकाशय में उसको ध्वस्त कर देंगे, अमेरिका पर कोई परमाणु बम गिरेगा ही नहीं। ये कल्पना उसने शुरू की और उस स्टार वार्स की परियोजना को क्रियान्वित करने में अमेरिकी बजट का 50% हिस्सा लगना था। आप कल्पना करिए। तो वहाँ के मनोवैज्ञानिकों ने, वहाँ के बुद्धिजीवियों ने एक मीटिंग की और मीटिंग करके हिटलर के सारे स्टेटमेंट्स, उसके सारे आचरणों का विश्लेषण किया, बाकायदे प्रमाणित किया और ये कहा कि ये हिटलर को जिस यूरोफेलिया का रोग था उसी रोग से रोनाल्ड रेगन भी ग्रस्त हैं और इसलिए ये एक महाविनाश की कल्पना कर रहे हैं, स्टार वार्स की कल्पना कर रहे हैं। पूरा अमेरिका, पूरी दुनिया एक नए विश्व युद्ध की आग में झोंक दी जाएगी अगर इसको रोका नहीं गया। तो उसके बाद रेगन चुनाव हार गए और वो स्टार वार्स के बारे में अमेरिका ने फिर कभी नहीं सोचा। तो हमारे सारे कार्यक्रम का लक्ष्य यही है। कानून तो है, अब नया नया कानून बनेगा, उसी कानून के आधार पर शुरू हो जाएगा वसूली। तो ये खतरा जो है, इस खतरे को रोकने के लिए आप सभी लोग 1 घंटा कम से कम अच्छे साहित्य का अध्ययन और अपने धार्मिक साहित्य का अध्ययन, आप हिंदू हैं तो वो पढ़िए और कुरान भी पढ़िए। कुरान में रोज तिलावत करता हूँ। कुरान की आयतें जब मैं कोट करता हूँ, बहुत सारे लोगों को कुरान के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम होती जो मुसलमान हैं, और मैं दावा करता हूँ मैं मुसलमान हूँ क्योंकि इन 4 चीज़ों पर मैं ईमान ला चुका हूँ। वही परिभाषा है मुसलमान की। तो मैं मुसलमान हूँ। सारी दुनिया मुसलमान है जो ये मानती है कि अल्लाह एक है। सारी दुनिया मुसलमान है जो ये मानती है कि क़यामत का दिन आएगा। मैं मानता हूँ, रसूल अल्लाह को मानता हूँ, देवदूत है। तो कुरान, जीसस क्राइस्ट की बाइबल, उनके वचन जो हैं, और हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं, सारे समस्त धर्म ग्रंथों का मिनिमम 1 घंटा अध्ययन पुलिस के लिए अनिवार्य है, क्योंकि पुलिस में सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। पुलिस अधिकारी सर्वगुण संपन्न क्यों होना चाहिए, हम इसी से अंत करेंगे। सर्वगुण संपन्न, भाषण देने की कला में भी आपको निष्णात होना चाहिए। आपको अपनी अच्छी प्रस्तुति करनी चाहिए, आपको कुशल इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए, दौड़ भी सकें आप, लोगों को गिरफ्तार भी कर सकें। तो सर्वगुण संपन्न अगर आप नहीं रहेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी, पथराव करके भगा देगा, एसपी लोग भगा देता है। सर्वगुण संपन्न पुलिस अधिकारी को अनिवार्यता, उसकी अनिवार्य आवश्यकता है। अगर सफल पुलिस अधिकारी होना है तो सर्वगुण संपन्न होना होगा, और उसमें सर्वगुण संपन्न में अधिक मुद्रा अर्जन नहीं आता। ठीक है, वो सबसे बड़ा दुर्गुण। आप लोगों ने, मेरा जो तत्व था, मेरा जो सार तत्व था कहने का, इन बातों को बोलने का, उसको मेरे ख्याल से आप समझे होंगे। सलाह यही है इस सत्र के अंत में 1 घंटा नियमित अध्ययन और अपने अलावा सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन, सारे धर्म ग्रंथों की बातों को समझना, और अपने इंटरनल पुलिसिंग सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तब तक ये हमारी सारी ट्रेनिंग प्रशिक्षण हिंदी में पढ़ते हैं या अरबी में पढ़ते हैं? हिंदी में। ठीक है, अब बोलने के लिए आपको सादर और उस दुकान वाले ने नंदू को इतना मारा, मुझे बहुत गुस्सा आया। अमन, नंदू तो हमसे भी छोटा है, वो इस दुकान में कैसे काम कर सकता है? जल्दी जल्दी हाथ पैर हिला, नहीं तो सख्त। चाचा जी, नंदू कितने साल का है? पता नहीं। नंदू 8 या 9 साल का होगा। क्यों, उसका जन्मदिन मनाने आए हो? आपको ये बताने आए हैं कि नंदू यहाँ काम नहीं कर सकता। अच्छा, अब बता दिए, अब भाग लो यहाँ से। हम
करवाना अपराध है। ठीक है, बड़े आए कानून सिखाने वाले हैं। तुम्हारे यहाँ कोई नंदू नाम का बच्चा काम करता है? हाँ करता है। कौन? ये है? नहीं, ये तो मेरा बेटा है। नंदू तो वो है। तो तुम्हारा बेटा भी यही काम करता है? अरे मेरा बेटा क्यों काम करेगा, ये तो स्कूल में पढ़ता है। नंदू भी तो इसी की उम्र का है, फिर ये यहाँ क्यों काम करता है? ये गरीब है इसलिए तुम इसका फायदा उठाते हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतने छोटे और मासूम बच्चे से काम करवाते हो। क्या तुम्हारे बेटे की तरह नंदू को पढ़ने लिखने का हक नहीं है? लानत है तुम जैसे लोगों पर। यहाँ पे गिराज वगैरह में बच्चों से काम करवाना कानूनी जुर्म है। तुम्हें 2000 रुपए का जुर्माना और 3 साल तक की कैद हो सकती है। इंस्पेक्टर साहब माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा। खुद नंदू को स्कूल भेजूंगा और कभी किसी बच्चे से काम नहीं करूंगा। हर बच्चे को स्कूल जाने का और अपने दोस्तों से मिलने का हक है। पढ़ना, खेलना, कूदना हम बच्चों का अधिकार है और कोई भी हमसे ये नहीं छीन सकता। इसलिए अब से नंदू काम नहीं करेगा, बल्कि रोज हमारे साथ स्कूल आएगा। अगर आपसे कोई घर में, खेत में या कहीं पर भी काम करवाए तो ऐसे लोगों को बता देना चाहिए कि ये गलत है। बिना डरे दिल खोल के, ये आपका अधिकार है। और आप इस विषय पर और जानकारी हासिल करना ताल्लुकात रखते हैं और इन्होंने बहुत अरसे से एंटी ट्रैफिकिंग, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे कार्य किया है। कार्य इन्होंने ज़मीनी स्तर पे भी किया है और इनकी पहचान उस ज़मीनी स्तर पे करने के साथ साथ देश में ही नहीं विदेशों में भी इनकी पहचान हुई है। इस बारे में इनके द्वारा विभिन्न संस्थाओं में जो सरकार से जुड़े हों या बिना जो सरकार से नहीं भी जुड़े हों, इनके द्वारा वहाँ पे जाके लोगों को सिखलाया जाता है, इनसे लोग सीखते हैं और फिर जो हमारा पीछा है प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग है या इनसे जुड़े हुए विभिन्न जो हमारे कानून के विषय हैं उसमें इनके द्वारा जानकारी दी जाती है। मैं आशा करता हूं कि आप इनके द्वारा इनके विचार जो यहाँ पर ये देंगे इनसे आप लाभान्वित होंगे और आपके मन में जो अभी तक जो संशय, जो प्रश्न है वो प्रश्न भी इनके सामने रखेंगे ताकि ये आपको सरल उपाय बताएंगे। तो इसी के साथ मैं मैडम सुनीता को पटना में और इस जगह आने के लिए अभिनंदन करता हूं और आशा करते हैं कि आप हमें संबोधन करके हमारे लिए एक नया रास्ता उपाय करेंगे। नमस्कार। मैं हैदराबाद से आई हूँ। अच्छा लग रहा है कि अभी पहुँचे हैं यहाँ पे। बहुत गर्मी है, हैदराबाद में गर्मी कम हो गई है, यहाँ पे गर्मी अभी शुरू हो रही है जैसा लग रहा है। आप लोग सब लोग हिंदी में बात करना ही पसंद करेंगे या कैन आई स्पीक इंग्लिश? हिंदी में बोलिए। हिंदी में ही बोलें, ठीक है। हम दक्षिण भारतीय हैं तो हमारी हिंदी उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन जुगाड़ कर लेंगे आपके लिए। मेरा ख्याल है कि आप कल से भी सुन रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में और मुझे आशा है या मैं सोच रही हूँ कि आपने लगभग इन सब चीज़ों के बारे में जान लिया कि मानव व्यापार का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग,
उसके डेफिनेशंस क्या होते हैं। अगर आपको किसी मानव व्यापार में जुटे हुए इंसान को बचाना है, उसके प्रोटोकॉल्स क्या है, किस तरह से करना है, हमारा जो लॉ है, लीगल प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशन है, वो क्या कहता है इसके बारे में, कौन से सेक्शन अप्लाई होते हैं, क्या चालू होता है। थोड़ा बहुत मुझे लगता है शायद आपको इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स के बारे में भी किसी ने बता दिया होगा, नायर साहब ने या मानवता ने। और हर वक्तव्य के बाद आपको समझ आया होगा कि ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और ये हमारे सामाजिक मूल्यों से भी जुड़ा हुआ क्राइम। That's got a political, social and economic dimension of this problem. तो मतलब ये सामान्य समस्या नहीं, इसको अगर एक दिशा से देखेंगे इसका समाधान नहीं होता है। इतना सब कुछ आपको अभी तक समझ आ गया होगा, ये मैं आशा करती हूँ, हाँ या नहीं? क्योंकि मैं इसके बाद ही आगे बढ़ सकती हूँ। इतना सब कुछ हो गया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं पहले ही बता देना चाह रही हूँ कि मेरे प्रेजेंटेशन में काफ़ी सारे पिक्चर्स यूज़ कर रही हूँ, मैं काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स यूज़ कर रही हूँ। तो अगर मीडिया के कोई है यहाँ पर, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस पिक्चर्स को यूज़ ना करें, आप ब्लर करें इसको कंप्लीटली। इस पिक्चर्स को एजुकेशनल तौर पे कुछ बातें बताने के लिए हम लेके आए हैं यहाँ पर, ठीक है? या इसमें मीडिया के कोई भी चैनल्स को इस पिक्चर्स को टेलीकास्ट करने का स्कोप नहीं है। हम लोग मानव व्यापार के बारे में बात कर रहे हैं कल से। जब हम लोग बात करते हैं मानव व्यापार के बारे में, हम लोग क्या ये अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि कौन से उम्र के इंसानों के बारे में बात करें? What is the age of the human being? किस उम्र के इंसान से हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में कहाँ से शुरू होता है ये मानव व्यापार? किस उम्र से शुरू होता है? आप इस बच्चे को देखें, इन दोनों बच्चों को देखें। ये तीनों बच्चे शायद आपको अलग नहीं दिखेंगे। 3 साल के हैं, 4 साल के हैं और 5 साल के। इस बच्ची की माँ वेश्यावृत्ति में थी। वेश्यावृत्ति में रहकर उन्हें HIV एड्स की बीमारी आई। एक ऐसा स्टेज आया जहां पर वो अपना जिस्म बेच नहीं पाए, तो उसने अपने 4 साल की बच्ची को एक ब्रोकर के हाथ में बेच दिया। जब तक ये खबर अंदर से बाहर आई, हमारे पास तक पहुंची और हम लोगों ने रेस्क्यू किया बच्ची को, कितने ही आदमियों ने उसका रेप कर दिया था, क्योंकि ये पूना तक बेच चुकी। उस तरह की जो छोटी बच्ची है, 3 साल की है, इस बच्ची को जो हमें रेफर किया गया, हमको इंफॉर्मेशन मिला। इंफॉर्मेशन ये था कि रेलवे ट्रैक के पास एक 3 साल का बच्ची का बॉडी पड़ा हुआ है, आप लोग आ सकते हैं क्या? हम लोग पुलिस सब साथ पहुंचे। जो हमने सामने नज़ारा हमने देखा था, हमारे आंखों के सामने जो नज़ारा था वो ये था कि एक 3 साल की बच्ची पड़ी हुई है रेलवे ट्रैक में, और उसके अंदर का जो इंटेस्टाइन होता है वो बाहर आ गया है, बॉडी की अंतड़ियाँ जो होती हैं वो बाहर आ गया है। कितने ही लोगों ने उसका रेप किया है, और इतनी बुरी तरह से रेप किया है कि उसकी योनि और उसका रेक्टम फट गया है और अंदर से पूरे सामान बाहर आ गए। पूरा उठा के लेके जाना पड़ा। 32 स्टिचेस लगे नीचे के भाग को स्टिच करने के लिए, 18 स्टिचेस लगे इस भाग को रेक्टिफाई करने के लिए। इस बच्ची को किसने बेचा, कहाँ से बेचा, हमको पता नहीं, लेकिन ये हमको
मुंबई के एक रेड लाइट एरिया में वाटर टैंक के अंदर छुपाई हुई मिली। इसको हमने दूसरी लड़कियों से बाहर निकाला। जब हम इसको वापस लेके आए तो मेडिकल एग्जामिनेशन में पता चला कि इसके साथ बहुत कुछ हो चुका है, बोथ फ्रॉम एनल इंटरकॉर्स, वजाइनल इंटरकॉर्स और ओरल सेक्स। 3.5 साल की बच्ची। मैं आपको 3 कहानियां बता रही हूँ जो सेक्स ट्रैफिकिंग से जुड़ी, यानी मानव व्यापार जो वेश्यावृत्ति के लिए होता है। कल ही से आप समझ गए होंगे, कल से जब आप बात कर रहे हैं, नायर साहब से बात की है, मानव दास से बात किए हैं कि मानव व्यापार केवल व्यभिचार या वेश्यावृत्ति के लिए नहीं होता है। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं। आप दूसरे प्रकार के मानव व्यापार के बारे में अगर गौर फरमाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे 3 साल की 4 साल की बच्ची नहीं, 1 दिन का बच्चा भी बिकता है, 2 दिन के बच्चे भी बिकते हैं। मैं अपने ही स्टेट का एग्जाम्पल देना चाहूंगी क्योंकि मैं आंध्रा में काम करती हूँ, आंध्र प्रदेश में काम करती हूँ। अपने स्टेट का एग्जाम्पल देते हुए बताते हुए ये मैं बताना चाहती हूँ सबसे पहले कि ये ना सोचिएगा कि बिहार में नहीं हो रहा है, ठीक है? क्योंकि मैं आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप ये ना सोचें कि आपके स्टेट में नहीं हो रहा है, भाई हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, बस आंध्रा में होता है, ये ना सोचें, सब जगह हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने नहीं देखा, बस इतना ही हो रहा है। 9 साल पहले आंध्रा में बहुत बड़ा स्कैंडल बाहर आया, बहुत बड़ा स्कैंडल। एडॉप्शन के नाम, गोद लेने के नाम बच्चों की बिक्री। मोडेस ऑपरेंडी ये था, तरीका ये था कि बहुत ही गरीब, लाचार ट्राइबल कम्युनिटीज को टैकल करना, वहां जाके जहां पर लड़कियों का जन्म लेना एक शाप माना जाता है, ऐसे कम्युनिटीज में जहां पे लड़कियां जैसे ही जन्म लेते हैं उसे मार डाला जाता है, ऐसे कम्युनिटीज को जाके टैकल करना। वहां पे जो गर्भिणी औरतें हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना, उन्हें स्पॉट करना, उन्हें 500 रुपए देना कि भाई अगर लड़की हुई तो हमको दे दो, लड़का हुआ 500 रुपए भी रखो, बच्चे को भी रखो। हजारों लड़कियों को इस तरह से खरीदा गया और बेचा गया, 500 रुपए के लिए खरीदा गया और बेचा गया 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख। अब विशेष बात क्या थी इस कहानी में? प्रोफाइल ऑफ द ट्रैफिकर्स, कौन खरीद रहे थे, कौन बेच रहे थे, उनका प्रोफाइल क्या था? एनजीओ थे, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस थे, मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस थे, एक डीजीपी की बीवी भी थी। आप सोचिए प्रोफाइल ऑफ द ट्रैफिकर कितना डाइवर्स है। कभी कभार हम सोचते हैं कि कौन है ये गुंडा, कौन है ये क्रिमिनल जो इस तरह से काम कर रहा है, तो हमको हमारे दिमाग में एक राउडी शीटर का फेस आता है या एक क्रिमिनल रिकॉर्ड का चेहरा दिखता है कि भैया इस तरह का होगा, इसका रिकॉर्ड इस तरह का, इसका हिस्ट्री शीट होगा। बहुत सामान्य दिखने वाले, बहुत ही अच्छे लेवल में बैठे हुए लोग भी ट्रैफिकर हो सकते हैं। आप लोग पूरे इंडिया के केसेस को फॉलो करते हैं कि नहीं पता नहीं। हमने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को कन्विक्ट 14 साल सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए, यूनिवर्सिटी की लेडी प्रोफेसर। तो जब ये एडॉप्शन का रैकेट बर्स्ट हुआ आंध्रा में, इमीडिएटली ओवरनाइट गवर्नमेंट ने सब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में रोकथाम लगा दी कि आप कोई भी गोद नहीं दे सकते बच्चों को, संस्था बस गवर्नमेंट संस्था बस देगी बच्चों को गोद में। किसी को भी कहीं से भी गोद लेना है, रेलिंक्विश करना है, बच्चे को देना है, बस गवर्नमेंट संस्था करेगी, एनजीओज नहीं करेंगे। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई कि भैया जाके पता लगाओ, दूसरे संस्थाओं में जाओ जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं एक फैक्ट फाइंडिंग में थी, इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में थी।
और एक जगह जब हम लोगों ने जाके सर्च के लिए गए, हम लोग उस मुख्य निर्वाहक से बात कर रहे थे, पुलिस वाले उन्होंने पूरे होम को घेरा लगाया, सर्च करना शुरू किया। हम लोग निथारी कांड के बारे में बात करते हैं आज। आंध्र प्रदेश में निथारी कांड 9 साल पहले हो चुका है, क्योंकि जब कमेटी सर्च करना शुरू किए और पुलिस वालों ने जब खोदना शुरू किया पीछे के कोर्टयार्ड को, वहां मिले 6 महीने के बच्चे, 7-8 महीने के बच्चे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जब इसमें घुसे, रेटिना गायब, किडनी गायब, शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स गायब, और तब बाहर आई एक और तरीका और मानव व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर ऑर्गन ट्रेड। हजारों बच्चे, हजारों इंसान गोद लेने के नाम पे, ऑर्गन ट्रेड के नाम पे, आपके बिहार से हजारों बच्चे और बच्चियां लेबर के नाम पे, डोमेस्टिक वर्क के नाम पे यहां से ट्रैफिक होते हैं। 99.9% वो डोमेस्टिक वर्क में नहीं होती है, 99.9% वो एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस में रहते हैं, जहां पे भी उन्हें लेके गया होता है। लेबर में भी हजारडस लेबर के लिए जो बच्चों को लेके जाते हैं, उसके बारे में आप सोच सकते हैं, मुझे पता नहीं। कई बार हम सोचते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि बच्चों को लेबर के लिए खरीदा जा रहा है, ये तरह हम सोचते हैं, कोई होटल के बारे में सोचते हैं, या कोई ढाबे के बारे में सोचते हैं, या कोई वर्कशॉप के बारे में सोचते हैं। कुछ साल पहले, और ये मैं कहानी बार बार दोहराती हूँ क्योंकि ये कहानी मेरे जहन पे इतनी जोर से छाई हुई है। हम लोगों ने एक ग्लास बैंगल फैक्ट्री, जहाँ पे कांच की चूड़ियाँ बनाते हैं, वहाँ पे रेस्क्यू के लिए गए। हम लोग जब अंदर घुसे, मेरी जो हाइट है ना 4 फुट 6 इंच की, हम लोग जब अंदर घुसे, वहाँ पे क्यूबिकल्स थे जो मेरे वेस्ट तक, मेरे कमर यानी 3 फुट एंड और क्यूबिकल्स, छोटा छोटा डब्बा जैसा बनाया हुआ, 1 फीट बाय 1 फीट क्यूबिकल, और उस क्यूबिकल के अंदर एक 4 साल का या 5 साल का बच्चा अंदर ऐसे बैठा हुआ है, जहां पर बर्नर जल रहा है और उसमें ग्लास पैनल को प्रोसेस किया जा रहा है। जब हम लोग रेस्क्यू किए, बच्चे को बाहर खींचना मुश्किल था क्योंकि बच्चा ऐसे अंदर दुबका हुआ बैठा था। बाहर लेके आए, मुश्किल से हमारे ऑफिस लेके आए। प्रणाली है हमारे यहाँ पे कि हम सबसे पहला ट्रॉमा केयर हम देते हैं, तो बच्चों को हमारे ऑफिस में एक एक करके बुलाया जा रहा था। कोई एक बच्चा भी हमारे ऑफिस के अंदर आने के लिए तैयार, सब बाहर बैठे हैं खुले में। Not a single child would come inside, एक भी अंदर नहीं घुसेगा। हम बाहर आए 1 घंटे के बाद, बेटा क्यों नहीं अंदर आए? Why are you not coming inside? तो बच्चा बोलता है, आंटी हमने 2 साल से लाइट, हमने रोशनी नहीं देखी 2 साल से। हम लोग कहते हैं ना, स्लेवरी खत्म हो गया, गुलामी खत्म हो गई 200 साल पहले, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आज के तारीख का एक मॉडर्न डे फॉर्म ऑफ स्लेवरी है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। हजारों बच्चों को फोर्स्ड लेबर में जहां रखा जाता है, ग्लास पैनल फैक्ट्रीज में होगा, ब्रिक क्लिंट्स में होगा। बिहार से हमें 13 बच्चों को हैदराबाद में रेस्क्यू करना पड़ा। गौतम भाई ने हमको सपोर्ट किया था उन बच्चों को वापस अपने घर भेजने के लिए, पर पता नहीं गौतम भाई ने बताया कि नहीं कि जब रेस्क्यू हुआ था उस समय का सिचुएशन क्या था। बहुत ही हमारे नामी पुलिस ऑफिसर है महेश भागवत, उन्होंने वो रेस्क्यू किया था। 13 लड़के बिहार से, 9 से 11-12 साल के बच्चे प्लास्टिक और वेस्ट मटेरियल के रीसाइक्लिंग फैक्ट्री में काम। वेस्ट मटेरियल यानी एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, इन तरह की चीजों को रिसाइकिल करता है।
इस फैक्ट्री में उन बच्चों के साथ किस तरह से काम हो रहा था इसका तो मेरे को अंदाजा नहीं है, लेकिन जब हम लोग अंदर घुसे जो हमारे सामने जो दिखा वो ये था कि एक बच्चा जो 7-8 साल का बच्चा था, जैसे भी पुलिस की टीम और एनजीओ की टीम अंदर घुसी, हड़बड़ में वो बच्चा वो मशीन के अंदर ही आ गया। जो हम लोग जब अंदर घुसे, बच्चे का म्यूटिलेटेड बॉडी मशीन से बाहर निकला। आप उस विजुअल को सोचिए, आप कितना हजारस कंडीशन में काम करवा रहे होंगे, कितना अनसेफ कंडीशन में काम करवा रहे होंगे कि एक बच्चा मशीन के अंदर ही आ गया। इनफैक्ट हम लोग के सबसे बड़ा हादसा था हमारे लिए वो कि हमें 13 बच्चों को तो बाहर निकालना ही पड़ा, एक डेड बॉडी को भी बाहर निकाल के उसका हमको क्रिमेशन करवाना। दैट इज द फॉर्म ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। एक लोग, दो लोग, मैं या एक एक्सैजरेटेड कहानी नहीं बता रही हूँ। कल से आप लोग सुन रहे होंगे आंकड़े, रफ आंकड़े, बस एक्स्ट्रा हम कहते हैं ना नो मैन्स लैंड, जहाँ पर कोई नहीं जा सकता है। सऊदी में ऐसे कई इलाके हैं विच आर नो मैन्स लैंड, वो अपना ही लॉ बाय देमसेल्व्स। इन इलाकों में 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चों को बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान से ले जाते हैं और इन बच्चों को कैमल के ऊंट के पैर से बांधा। तब जब आप ऊंट के पैर से बांधते हो बच्चे को, बच्चा तो खुश होके कहेगा नहीं, जैसे सर ने कहा कि जब चिल्लाते हैं बच्चे घूमता है, चलता है, उसी तरह जब ऊंट के पैर से बांधते हैं तो एब्सोल्युटली बच्चा डर जाएगा, तो जोर से चिल्लाएगा, जोर से चिल्लाएगा, कैमल चलेगा। That is the modus operandi, that is how the camel runs. जब बच्चा चिल्लाएगा तो कैमल भागता है, बहुत शफल होता है, बच्चा और जोर से चिल्लाता है, कैमल और जल्दी भागता है। हजारों बच्चों की तादाद भी बता नहीं सकते हैं, क्योंकि एक छोटे से ऑपरेशन में पिछले साल 45,000 बच्चों को रेस्क्यू किया। 45,000 बच्चों, all between the age of 3 to 6 years। क्योंकि अगर आपको किसी को किसी के पैर से बांधना है तो मोटे तगड़े इंसानों को बांधने से तो कोई फायदा नहीं। You're too heavy for the camel। You become too heavy for the camel। तो प्रेफरेंस दिया जाता है छोटे बच्चों के लिए, प्रेफरेंस दिया जाता है नाबालिग लिटिल बॉयज, लड़कियों को नहीं लेते हैं। आंध्रा में ही हमारे साथ एक और इंसिडेंट हुआ। हमारे बहुत सारे दोस्त कैमल जॉकी पे काम करते थे, हमको समझ नहीं आता था कि कितना बड़ा है। पर 2 साल पहले आंध्रा से इलीगल इमिग्रेंट्स 1 लाख आंध्रा के लोगों को डिपोर्ट किया साउथ से वापस इंडिया में, कि भैया आपके पास सही कागजात नहीं है, वापस जाओ। इन 1 लाख लोगों के बीच में एक 6 साल का बच्चा भी। तो जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचा, परेशान इमिग्रेशन ऑफिशियल्स, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स पर परेशान, बच्चे को विदाउट गार्डियन, कोई गार्डियन नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, बच्चा ऐसे ही आ गया है। और व्हाट इज शॉकिंग अबाउट दैट बच्चा वाज एक तरफ पूरी तरह पैरालाइज्ड, एक तरफ उसका पूरा लकवा मारा हुआ है। तो हम लोगों को बुलाया गया कि भैया इस बच्चे का कुछ करो आप लोग। हम लोगों ने जब बच्चे के साथ हम लोग बैठे, 8-9 दिन लगे हमको कहानी बाहर निकालने में। 90 दिन पता चला कि बच्चा वो सोल्ड फॉर कैमल जॉकी। बच्चा वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके का बच्चा है, उसे कैमल जॉकिंग के लिए सऊदी बेच दिया गया था। वहाँ पे उसे ऊँट के पैर के साथ बांधा गया था, लेकिन जब ऊँट और दौड़ने लगा, वो रस्सी टूट गया, बच्चा गिर गया। तो दूसरे ऊँटों के जो पैर हैं उस बच्चे के ऊपर लगा, जिसकी वजह से बच्चे को एक शॉक से पैरालिटिक स्ट्रोक, शॉक रिलेटेड पैरालिटिक स्ट्रोक। पर इस बच्चे से हम लोग को जो पता चला, हजारों बच्चे वहाँ पे वो मरुस्थल में रेत में दबे हुए,
जिनकी कहानियां किसी ने सुनी भी नहीं, किसी ने अभी तक बताई। मैं ये सब कहानियां आपको इसलिए बता रही हूँ कि आमतौर पर जब हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करते हैं या ट्रैफिकिंग के बारे में बात करते हैं, ऑटोमेटिकली स्पेशली पुलिस ऑफिसर्स है, जुडिशरी है, कोई भी है जो एनफोर्सर्स हैं, सीधा साधा प्रोस्टिट्यूशन पे चले जाते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज नॉट प्रोस्टिट्यूशन। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक प्रोसेस है, मानव व्यापार एक प्रोसेस है जहां पर किसी को धोखे से या जबरन किसी एक्सप्लॉयटेशन के लिए बेचा जाता है। वो एक्सप्लॉयटेशन में एक पर्पस प्रोस्टिट्यूशन से, एक और ऑर्गन ट्रेड हो सकता है, एक और फोर्स लेबर हो सकता है, एक और स्वेट शॉप्स हो सकते हैं, एक और बेकरी हो सकता है। ये आपको ये डिस्टिंक्शन जानना जरूरी है, क्योंकि शायद आप 3 दिन में ज्यादातर इट्पा के बारे में ही बात करेंगे, इमोरल ट्रैफिक एक्ट के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन लेबर एक्ट के बारे में बात करना, बॉन्डेड लेबर एक्ट के बारे में बात करना, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा जो मुद्दा है ट्रैफिकिंग फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है। मैं करीबन 20 साल से मेरा एक ही जुनून है कि मैं ज़्यादातर बच्चों को, ज़्यादातर लड़कियों को, ज़्यादातर औरतों को इस क्या बोलते हैं, इस स्लेवरी लाइक कंडीशन से, इस नरक कूप से बाहर निकालूं। ये मेरा 20 साल से मेरा मिशन चल रहा है। इसीलिए मैं अपना जो प्रेजेंटेशन है ज़्यादातर उसी के बारे में रखूंगी, लेकिन मैंने प्रारंभ में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूसरे फॉर्म्स ऑफ ट्रैफिकिंग में भी इसलिए दिया जिससे कि आपका माइंड थोड़ा खुले। फिर हम लोग नैरो फोकस करेंगे ट्रैफिकिंग फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। जब हम लोग ट्रैफिकिंग फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करते हैं, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है हमारी और आपकी सोच। इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, एक तो प्रॉब्लम है बड़ा, वो तो इतना बड़ा है, इतना विशाल प्रॉब्लम है, और एक दिन कल परसों आया नहीं है। जिस तरह से आप लोग सुन रहे हैं, किसी को लगेगा कि कल आया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये बहुत पुराना प्रॉब्लम है, सेंचुरी से चल रहा है, और सेंचुरी से इस प्रॉब्लम को ना समझने की हालत बनी है, क्योंकि हम और आपकी सोच जो है वो बहुत ही इस प्रॉब्लम को इफेक्ट करती है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूं, अपने डबल स्टैंडर्ड्स, अपने हिपोक्रेसी, बोलते कुछ है करते कुछ और हम लोग सब। एग्जाम्पल लीजिए, रेप, एक बच्ची का रेप होता है, किसका नाम खराब होता है? बच्ची का। जिसने रेप किया वो कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हम लोग उसको वैसा ट्रीट करते हैं, हमारे पुलिस स्टेशन उसे वैसा ट्रीट करते हैं, हमारे कोर्ट उसे वैसा ट्रीट करते हैं, समाज उसे वैसा ट्रीट करते हैं, क्योंकि लड़की की शादी नहीं होती है, उसकी बदनामी होती है, वो डर के मारे, शर्म के मारे अंदर घुस जाती है, मुंह छुपाती है। और ये बात मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से कह रही हूं, क्योंकि मैं खुद एक गैंग रेप विक्टिम हूं, और मेरे को रेप ने जितना मुझे खराब किया या खत्म किया, उससे ज्यादा लोगों की बातचीत ने, लोगों की सोच ने, लोगों ने जो मेरे चारों तरफ जो माहौल क्रिएट किया, उसने मुझे 2 साल तक जिस कॉलोनी में हम लोग रहते थे, ऐसे लोग थे जो अपने बच्चों को बोलते थे ये लड़की ना बड़ी फास्ट है, इसका तो 8 लोगों ने इसका गैंग रेप किया हुआ है, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, तुम लोग इसे बात करो। कोई भी सेक्सुअल वायलेंस होता है, रेप एक एग्जाम्पल है, सेक्स ट्रैफिकिंग जो है वर्स्ट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल वायलेंस है, एक क्राइम है, एक सेक्सुअल वायलेंस।
उसमें आप देखेंगे सदियों से जो लड़की पीड़ित होती है उसके बारे में हमारी सोच क्या है। कुछ साल पहले, पता नहीं बिहार का क्या हाल है अभी मुझे, पर पूरे इंडिया में, अभी आंध्रा में बदलाव आया है। लड़कियों को रेड में पकड़ा जाता था, अरेस्ट किया जाता था, जेल में डाला जाता था। ब्रोकर आके बेल देते थे, लड़कियों को पकड़ा था। मुझे पता नहीं इस पूरे क्लास के बारे बाद 3 दिन के अलग अलग वक्तव्यों के बाद हम हैदराबाद से आए हैं, नायर साहब दिल्ली से आए हैं, दादा वेस्ट बंगाल से आए हैं, उससे आप लोगों में क्या फर्क पड़ेगा मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं अभी तो। पर एक फर्क मैं उम्मीद करूँ 100% कि जब आप लोग इस दरवाजे से बाहर जाएंगे कल के बाद, एक विक्टिम के बारे में आपकी जो सोच है उसमें बदलाव आना चाहिए। अगर वो बदलाव आता है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बता नहीं सकती हूँ कि आपको क्या करना है, मेरी क्या औकात है आपको बताने की कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो आप ही जाने, आप ही बुझाए। लेकिन मैं ये बता सकती हूँ, अगर आज की तारीख में एक विक्टिम एक तरह से बिहेव करती है या उसकी सोच आपकी तरफ एक जैसे है या समाज की तरफ एक जैसे है, उसकी भी एक कहानी है, उसका भी एक रीजन है, और वो रीजन आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो रीजन जब आप समझेंगे आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ कहाँ इंटरवीन करना है और कैसे कैसे इंटरवीन करना है। इसलिए मैं ट्रैफिकिंग कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि जब लड़की बिक जाती है उसके साथ क्या क्या होता है। वो 1 साल रहती है, 10 दिन रहती है, 1 महीना रहती है, 10 साल रहती है, वहां उसके साथ अंदर क्या क्या होता है। कोई भी लड़की कहीं से, बिहार से हो, हैदराबाद से हो, तमिलनाडु से हो, दिल्ली से हो, हिमाचल से हो, कहीं से भी हो, एक ऐसे माहौल से आती हैं जिसे हम कहते हैं वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, या ऑप्शनलेसनेस, इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे कुछ ऐसे हालात बने हैं जिससे लड़की उस हालात से बाहर निकलना चाहती है। अब एक इंसान के लिए शायद वो पापी पेट का सवाल है कि भैया 2 जून खाना नहीं है, भाई 1 टाइम का खाना नहीं है, वो एक इंसान की मजबूरी है, एक मजबूरी का माहौल जिसे। एक और इंसान के लिए शायद मैं किसी भी तरह ऐश्वर्या राय बनूं, वो एक और मजबूरी बात है, समझ रहे आप? एक जो इंसान है वो इतना गरीब, इतना लाचार, इतना मजबूर, ठीक है, 1 जून रोटी के लिए। एक और इंसान बहुत ही, आपकी नजर में गरीबी नहीं दिख रही होगी, लेकिन उसके अंदर की एक मजबूरी है कि मुझे भी फेशियल्स चाहिए, मुझे भी ऐश्वर्या राय बनना है, मुझे फिल्म में बड़ी हीरोइन बनना है, या मुझे भी पैसे कमाना है। ये दोनों ऑप्शनलेस सिचुएशन, यानी दोनों ही मजबूरी के माहौल है, और दोनों ही माहौल का एक ही इफेक्ट होता है इंसान के ऊपर। वो ये होता है कि इस इंसान के अंदर एक जुनून सवाल होता है कि आई वॉन्ट टू एस्केप दिस रियलिटी, ठीक है, मुझे इस माहौल से कैसे भी बचना है। तो ऐसे इंसान को कोई आके कहता है मैं तुम्हें एक नौकरी दूंगा, या मैं तुमसे शादी करूंगा, या मैं तुमसे प्यार करता हूं, या तुम्हें मैं हीरोइन बनाऊंगा, ये ऐसा माहौल बनता है कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेंसिबल थिंकिंग का स्कोप नहीं। अभी आप भी सोचिए कि अगर हम इस रूम को हर तरह से लॉक कर दें, वैसे भी इतना गर्मी है, पूरा लॉक कर देंगे और एक बस छोटा सा होल खोलेंगे यहाँ पे कि भैया यहाँ से बच सकते हो, क्या आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोग कैसे कैसे बिहेव करेंगे? पूरी तरह से लॉक कर दीजिए सब तरह से। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बस एक होल है,
कितने 50-60 लोगों को बचने के लिए। उस मजबूरी के टाइम पे हम लोगों के दिमाग कैसे कैसे चलेंगे हमको पता नहीं। कभी भी जब इंसान मानसिक रूप से मजबूर हो जाता है उस समय किस तरह से बिहेव करता है उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और उस हालात में कुछ इंसान बहुत ईजिली डिसीव हो जाते हैं, बहुत ईजिली उन्हें धोखा दिया जा सकता है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आमतौर पर हम सोचते हैं बस गरीब ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बिक सकते हैं। मैंने एक आईपीएस ऑफिसर की बेटी को रेस्क्यू किया था। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली ये लड़की 11th स्टैंडर्ड में किसी लड़के से प्यार में पड़ गई। उस लड़के ने उससे नग्न चित्र निकलवाए, उसके सेलफोन से MMS निकाले और कहानी हमको